रात 10 बजे के करीब थकी हारी नेहा घर पहुंची तो भाभी ने रूखेपन से कहा, दीदी तुम्हारा खाना ढक रखा है, चाहो तो गरम करके खा लेना। नेहा ने सिर हिलाते हुए अच्छा कहा और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर वह कमरे में आई ही थी कि भाभी की बातें उसके कानों में पड़ी। अब तो हद हो गई है, रोज ही रात को देर से लौटना, कभी खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। मोहल्ले वालों अन्य की बातें सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए। पता नहीं ऐसा क्या काम करती है, भगवान जाने कब तक छाती पर मूंग दलती रहेंगी। भाभी भैया से ये सब कह रही थी। अब तक भैया ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इस पर खींचती हुई भाभी बोली, अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी सह पाकर ही तो सिर पर चढ़ती जा रही है। कल ही दीदी से साफ साफ बात कर लो, वरना मैं ही पूछ लूंगी। इस पर भैया का कुछ धीमा स्वर कुछ धीमी आवाज में सुनाई दिया, अरे ऐसा गजब मत करना भगवान, उसी की कमाई से तो यह घर चल रहा है। कुछ और निर्णय ले लिया उसने तो पछताती फिरोगी। भूल गई क्या वो पिछली घटना, जब हमारे तंग करने पर गर्ल्स हॉस्टल रहने चली गई थी वह? तब घर में कैसे फाके पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मना कर लाए थे हम उसे। ये बातें नेहा के दिल में नस्तर सी चुभ रही थी। ये सब बातें अब तो आए दिन होने लगी थी। नेहा सुन सुनकर थक चुकी थी। हर बार खून का घूंट पी कर रह जाती। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसने थाली को वापस रसोई में लाकर रख दिया और चुपचाप बिस्तर पे आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह उसे जल्दी मिसेस अग्रवाल के यहाँ पहुंचना था। दिन भर कभी ट्रेन का तो कभी बस का सफर करना व एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नेहा फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसे अपने मरीज के घर जाकर व्यायाम, मालिश आदि के बारे में बताना समझाना पड़ता। इसके लिए उसे मुंबई जैसे शहर में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। उसके मरीजों में कई नामी गिरामी हस्तियां थी। काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उसकी, पर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ा। जिंदगी के 15 साल उसने इस पैसे में बिता दिए थे, तब कहीं जाकर वह इस मंजिल तक पहुंची थी। उसे काफी जदोजहद करनी पड़ी थी अपने आप को स्थापित करने में। नेहा को याद आने लगा वो दिन जब वह छोटी थी, बड़े भाई के बाद हुई थी। वह खूब नाजों से पाला था उसे उसके मम्मी पापा ने। नन्ही प्यारी सी गुड़िया लगती थी वो। उसके पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। हमेशा कहते, नेहा की माँ देखना, एक दिन मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनेगी कि दुनिया इसके आगे झुकेगी। पढ़ाई में इतनी होशियार है और सुंदर भी है। इसके लिए तो मैं राजकुमार सा दूल्हा ढूंढूंगा। माँ भी पिता का समर्थन करती। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, अतः बेटी की बहुत ख्वाहिश थी उसके पापा को। पर यही हालत तब खत्म सी हो गई जब एक और बेटे की चाह में उनके यहाँ और 6 बहनें लाइन से पैदा हो गई। पिताजी सब संभाल ही रहे थे कि एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। उस वक्त वह 10वीं कक्षा में थी। साथ साथ बहनों में इकलौता भाई अधिक लाड प्यार से बिगड़ गया था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वही नेहा पढ़ाई में होशियार थी। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ ने भी खाट पकड़ ली। अब तो स्वयं की पढ़ाई, घर का काम, छोटी छोटी बहनों की देखभाल, सभी की जिम्मेदारी अकेले नेहा पर आ पड़ी थी। उसने पिता के मिले प्रोविडेंट फंड की रकम को बैंक में जमा करवाया तथा साथ ही ट्यूशन भी करने लगी। समय ने उसे वक्त से पहले ही परिपक्व बना दिया था। 12वीं के बाद उसने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया। साथ ही घर परिवार, बहनें सबकी जिम्मेदारियों को निभाती रही। उसके पिता के दोस्त थे मंगल सेन जी। उनकी सिफारिश पर उसे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में फिजियोथेरेपिस्ट का काम मिल गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 20 बरस रही होगी। तब से जो जदोजहद शुरू हुई वो आज तक चल रही थी। बहनों को पढ़ाकर, कुछ बनाकर एक एक को निपटाती गई। वह माँ बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार बलाइयां लेती रही।
भाई आवारा निकल गया, बुरी सोहबत में रहने लगा। उससे तो घर में कोई मदद मिलती नहीं थी, उल्टे वही नेहा से मांग मांग कर पैसे ले जाता। नेहा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तब पाया कि बालों में सफेदी झलकने लगी थी। अपनी तरफ से उसका ध्यान ही नहीं गया था। बीच बीच में जब कभी कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते, माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को जज्ब कर लेती। भाई की भी शादी हो गई। शुरू शुरू में तो भाभी का व्यवहार सही रहा, पर बाद में वही भाभी अपने रंग दिखाने लग गई। घर में नेहा का स्थान सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन की तरह रह गया था। अब तो माँ भी कुछ बदल सी गई थी। बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए वो भी नेहा को ही बात बेबात दोषी ठहराने लगती। भाभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। आए दिन कुछ न कुछ फरमाइश नेहा से करती रहती। कभी कहती दीदी आज बबलू की फीस भरनी है, तो कभी कहती आज कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, या आज पिंकी कह रही थी कि बुआ से कहना मुझे साइकिल दिला दे। आदि आदि। नेहा भी भाई के बच्चों को माँ सा प्यार देती। अपनी सारी कमाई भतीजे भतीजी व घर पर लुटाती रहती। बहनों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसे लाड करने वाली यही माँ उसकी अपनी सगी माँ इतनी बदल जाएगी। उसकी शादी का तो कभी ख्याल तक नहीं आया। ऊपर से कुछ कह दो तो घर में हंगामा। माँ का रोना धोना शुरू की। आज तेरे पिता जिंदा होते तो मेरी यह दशा तो ना होती। मैं तो अपाहिज हो गई हूँ, तुम्हारे टुकड़े पर पल रही हूँ। मैं तो हूँ ही करमजली, मौत भी तो नहीं आती। माँ का बड़बड़ाना एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही ना लेता। वह सुबह एक कप चाय पीकर जल्दी निकल जाती और शाम ढले थकी हारी लौटती। भाभी से यह कभी ना होता कि जहाँ बबलू पिंकी का टिफिन पैक कर रही है वहीं उसके लिए भी 2 पराठे सेक दे। हर महीने घर के खर्चे के लिए सारी कमाई हाथ में रख दो, उस पर भी यह जलालत भरी जिंदगी। क्या यूं ही घुट घुट कर जीती रहेगी? क्या यूं ही चलती रहेगी जिंदगी? आखिर कब तक? सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब उठी तो सिर बहुत भारी था। मन नहीं कर रहा था तैयार होने का, पर घर पर रहकर भी क्या करती। दूसरी तरफ मिसेस अग्रवाल की अर्थराइटिस बहुत बढ़ी हुई थी। उनका व्यायाम व मसाज करने के लिए जाना ही था। बहुत पुरानी मरीज थी वो उसकी। फीस भी अच्छी मिलती थी। वहां से बेमन से तैयार हुई, एक कप चाय पीकर निकल पड़ी। उसके काम पर जाने के रास्ते में एक अनाथालय पड़ता था। वह जब भी अपनी मरीज के घर तक पहुंचती उस अनाथालय की ओर बरबस ही उसकी दृष्टि उठ जाती। कुछ समय से 4-5 साल का एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय के गेट को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े खड़े हुआ उसे जाते टुकुर टुकुर देखता रहता। वह भी उसकी प्यारी सी मुद्रा पर दृष्टि डाले बिना न रह पाती। काफी दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन वह कुछ टाफिया लेकर उस बच्चे के पास पहुंची और बैग से निकालकर उसे देने ही वाली थी कि वह घबराकर पीछे मुड़ा और लंगड़ाता हुआ अंदर चला गया। नेहा उसकी चाल को देखकर उसकी परेशानी समझ गई और काफी देर तक वहां खड़ी रही। उसका मन उस बच्चे को देखकर व्यथित सा हो उठा और अनमनी से वह वहां से चल दी। उस दिन अपने सारे काम तो उसने निपटाए, पर मन के किसी कोने में वही बच्चा, उसकी लंगड़ाहट, मासूम सा चेहरा आदि आंखों के सामने तैरता रहा। अगले दिन वह जब फिर से वहां से गुजरी तब वही बच्चा उसे उसी मुद्रा में दिखाई पड़ा। वह यंत्रचालित सी उसके पास पहुंच गई। वह उसे देखकर पीछे मुड़कर लौटा नहीं। इस पर नेहा ने उसे बैग से टाफियां निकालकर देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। नेहा ने कहा बेटा ले लो। इस पर वह तुतलाता हुआ बोला आंटी डांटेगी। नेहा को बच्चे की इस बात से उसकी समझदारी का एहसास हुआ। उसने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी हाँ कह देगी तब तो ले लोगे ना? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बंटी, उसने जवाब दिया। नेहा ने फिर पूछा हमसे दोस्ती करोगे? उस पर फिर उसने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। अब तो नेहा का यह नित्य क्रम हो गया। वो दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते थे।
नेहा के मन में मातृत्व के भावना हिलोरे लेने लगी। उसकी भी शादी हो गई होती तो उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे होते। उसे वह बच्चा इतना प्यारा लगता कि उसने निर्णय ले लिया कि वह उसे गोद ले लेगी। उस दिन वह अपने एक मरीज जो कि वकील थे से मिली। वह गोद लेने के सारे नियम जाने। उस दिन घर लौटने पर वह विचारों के झंझाटों में ही उलझी रही। इस घर में रहकर तो उस बच्चे को पालना नामुमकिन था। फिर वो क्या करे, इसी कश्मकश में वह घिरी रही। फिर भी कुछ फैसले उसने कर ही लिए थे। उसने घर वालों की चोरी से बैंक अकाउंट खोल रखा था जिसमें वह हर महीने रुपए जमा कराती आ रही थी। अब तक तो काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपना अलग घर ले लेगी, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। इस निर्णय में मानो उसे जीवन जीने की एक नई दिशा मिली। उस रात वह बंटी को लेकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रही। वह निर्णय लिया कि कल सबसे पहला काम वह अनाथालय की संचालिका से मिलने का करेगी। अगले दिन जब वह उठी तो बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था मानो सूरज की किरणें भी उसकी खुशी में साथ देकर दमक रही थी। वह तैयार होकर निकली। वह अनाथालय जा पहुंची। बंटी हमेशा की तरह अनाथालय के गेट के पास खड़ा था। उसे लेकर वह अनाथालय की संचालिका के पास जा पहुंची। वह बंटी को गोद लेने की अपनी मनसा उसने जाहिर की। उसकी आर्थिक स्थिति, काम काज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी गई। इन सब से संतुष्ट हो उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले दिन बुलाया गया। उस दिन उसने अपनी पहचान के बिल्डर से मिलकर एक फ्लैट खरीदने की बात की। वह अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा करवाने की बात हो गई। फ्लैट भी वह देख आई। फ्लैट का कब्जा भी उसे जल्द ही मिल जाना तय हो गया। अब समस्या यह था कि दिन भर बंटी के पास कौन रहेगा, कौन से स्कूल में उसे दाखिला दिलाना सही रहेगा, इसका भी प्रबंध उसने कर लिया। पूरे दिन की आया का इंतजाम हो गया। स्कूल भी घर के पास ही था। वहां भी नेहा दाखिले की बात कराई, फॉर्म वगैरह ले आई। अब बस बंटी का संरक्षण मिलते ही वह उसे घर लाने को आतुर थी, अपनी एक छोटी सी दुनिया शुरू करने के लिए जिसमें वह होगी और मातृत्व की कमी पूरी करने के लिए बंटी होगा। उसे बेटा मिलेगा और बंटी को माँ। उस रात घर आकर उसने अपने निर्णय से घर वालों को अवगत कराया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। भाई व भाभी ने बच्चों की दुहाई दी। कहा, क्या तुम्हारे भतीजे भतीजी तुम्हारे अपनी नहीं है जो पराया बच्चा गोद लेने की सोच रही हो, वो भी जिसकी जात का पता नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं। खूब रोना धोना हुआ। उसे तरह तरह से समझाया गया, रिश्तों की दुहाई दी गई, उसके दायित्वों का एहसास कराया गया। साम दाम दंड भेद सब कुछ भी काम ना कर सके। तब माँ ने रोना शुरू कर दिया। नेहा तब भी नहीं पिघली। उस दिन उसने पहली बार अपना मुंह खोला। किन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ। मेरे दर्द को कभी समझा आप लोगों ने? मेरी भावनाओं की कद्र की क्या आप लोगों ने? मैं तो छाती पर मूंग दल रही हूँ ना आप लोगों के। मेरी वजह से मोहल्ले में आपकी छीदर लेदर होती है ना। मैं भी कभी विवाह योग्य थी, क्या मेरी चिंता हुई थी आप लोगों को? कहने को ये मेरी माँ है, पर इन 35 सालों में इन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया वैसा तो सौतेली माँ भी ना करती। फिर भाभी के लिए तो क्या कहूँ, वो तो पराए घर की लड़की है। मेरा यह भाई, जिसे भाई कहने में भी शर्म आती है, क्या दायित्व निभाया इसने भाई होने का। जब से होश संभाला है माँ तुम्हारी ही गृहस्थी को पाल लगाती रही। अब तुम्हारा ये लाडला संभालेगा अपनी जिम्मेदारी। तब सारे नेक पूरे करवाना अपनी बेटियों के, जो मुझसे करवाती रही। जिन बेटियों का पक्ष लेकर मुझसे लड़ती रही, अब आए ना वो आप लोगों को संभालने। आपकी बेटियों ने भी जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, दुश्मन भी ना करता। सुबह से रात तक काम में अपने आप को डुबाए रखा। असमय ही बूढ़ा बना दिया मुझको। क्या मेरे कुछ अरमान नहीं हो सकते हैं? इसके बारे में सोचा कभी आपने? बहुत जी ली आप लोगों के लिए, अब जीऊंगी सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सभी को अवोक छोड़ वह अपने कमरे में आई, अपना सामान समेटा और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अब वह भी अपने छोटे से आसिया में अपने बेटे के साथ रहेगी। अगली सुबह जब वह सूट केस लेकर
अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा बैठक में पूरा परिवार जमा था। बच्चे सहमे हुए से खड़े थे। भाई ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तपाक से नेहा ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है और इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। ये लो पासबुक और चेकबुक। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये निर्दोष भी सजा भुगते। और यह कहकर अपना सामान लिए वह तीर से निकल गई, सबको अवयोग छोड़कर। थोड़े दिनों तक वह हॉस्टल में रही। इस बीच उसे फ्लैट का कब्जा मिल गया। घर का जरूरी सामान खरीदकर घर को व्यवस्थित किया। अनाथालय जाकर सारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की और बंटी की उंगली पकड़ आ गई अपने घर। बंटी घर आकर बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, आंटी ये घर तो बहुत सुंदर है। इस पर नेहा ने बंटी से कहा, आज से मैं तेरी आंटी नहीं माँ हूँ बेटा, बोल माँ। बंटी ने कहा, माँ। नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी। यह खुशी के भाव तेरीक का संकेत था। नेहा ने निश्चय किया कि वह घर पर ही ज्यादा से ज्यादा मरीज देखा करेगी ताकि बंटी के पैर को भी ठीक कर सके। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसने बंटी की तकलीफ के बारे में जाना और सही व्यायाम मालिश आदि करना शुरू कर दिया। बंटी अब काफी ठीक हो चला था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। नेहा खुश थी अपने छोटे से संसार में अपने बेटे के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।